पिछली वीडियोस में हमने बात की थी एप्सिलॉन एंड एकिटोफेल और मैक फ्लैकनॉय से हम पढ़ेंगे। वो बताया था एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन, ये विलियम फॉकनर का, विलियम कटबर्ट फॉकनर का वर्क है, जबकि एप्सिलॉन एंड एकिटोफेल और जॉन ड्राइडन का एलिगोरिकल वर्क है। इस पर पूरी वीडियो हमने बनाई है, आप चाहें वहाँ पर एज ऑफ ड्राइडन करके आज एक और नई वीडियो आ जाएगी, पूरा कर लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक फ्लैकनॉय। मैक फ्लैकनॉय में नाम है मैक, द सन ऑफ फ्लैकनॉय। मैक फ्लैकनॉय ये एक छोटा सा राइटर है, विग पार्टी का था। विग पार्टी का, मान लीजिए विरोधी राइटर को हम बड़ा राइटर न करके बहुत तुच्छ छोटा सा राइटर कहते तो उसकी बेइज्जती हो। तो ये एक बेइज्जती से भरा हुआ वर्क था ड्राइडन का। 1782 में लिखा, इसको डिटेल में हमने पढ़ा था। इट वॉज अ फाइनल पॉलिटिकल सटायर। ये आखिरी मैक फ्लैकनॉय का आखिरी इसे हटा दो, मैं ये दिक्कत कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। खोल देना है, ऐसे मिलेगा ना तो नहीं डाउन लगा दो जी। ये पॉलिटिकल सटायर है। पॉलिटिकल सटायर ऐसा सटायर, तो सटायर तो मैंने बताया था क्या होता है। सटायर देखो दो टर्म होते हैं लिटरेचर के अंदर। लिटरेचर में दो टर्म होते हैं, ह्यूमर एंड सटायर। ह्यूमर मतलब हंस जाना, हंसना मतलब खुश होना, मतलब किसी के साथ हंसना। टू लाफ विद पीपल इज ह्यूमर, टू लाफ एट पीपल, किसी के ऊपर हंसना, मजाक उड़ाना, उसे सटायर कहते हैं। तो मैक फ्लैकनॉय वाज ए पॉलिटिकल सटायर, यानी पॉलिटिक के व्यक्ति के ऊपर लिखी जाने वाली कहानी, ठीक है ना। ये पॉलिटिकल सटायर था which was directed against शैडवेल, जो खिलाफ था शैडवेल, जो एक राइटर थे, विग पार्टी के सपोर्ट करने वाले थे। उनके ऊपर लिखा गया था, उनको टारगेट करते हुए, उनको निशाना बनाते। शैडवेल कौन था? Who was a लीडिंग पोएट ऑफ विग पार्टी। ये विग पार्टी के लीडिंग पोएट थे, मेन पोएट थे। और मैक फ्लैकनॉय पब्लिश हुआ 1782 में। बहुत जरूरी नहीं है इसको याद करना, इतना जरूरी है, तो इसके सन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसको इतना याद करना चाहता, मैक फ्लैकनॉय किसने लिखा? ड्राइडन ने लिखा। मैक फ्लैकनॉय का मतलब क्या है, आगे पढ़ रहे हैं उसके बारे में, डोंट वरी। मैक फ्लैकनॉय आर्टिकल आ रहा है इसमें, सही कर लो, काट के सही कर लो। पर्सनल ट्राई करो, उसका पर्टिकुलर रहेगा। पर्सनल सटायर उस सटायर को कहते हैं जो किसी व्यक्ति की जाति, व्यक्तिगत जैसे दुश्मनी है तो उसके ऊपर लिखा जाए। और देखो ये आया था 1782 में। दिस वाज द पीरियड
ये गलत हो गया। दिस ये होगा दिस ईयर शोज द पीरियड ऑफ एनिमोसिटी, ऐसे कर लीजिए। दिस ईयर शोज द पीरियड ऑफ, इसे यहां आ जाएगा ये, द पीरियड ऑफ एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत, बिटरनेस, कटुता, बिटवीन द विग्स एंड द टोरीज। टोरी से पहले दाग लगा दीजिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनसे पहले आर्टिकल दाग लगता है। तो 1782 ये वो साल था जो विग्स और टोरीज दोनों पार्टीज के बीच में एक लड़ाई, एक संघर्ष दर्शाता है। और उसी साल मैकफ्लेकनॉय भी आया था। ड्राइडन टुक दिस रिवेंज, ड्राइडन ने बदला लिया था अपॉन शैडवेल, इस वर्क के जरिए शैडवेल पर उसने बदला लिया था। शैडवेल कौन था? ये पोएट थे विग पार्टी के, ठीक है ना। उनके ऊपर लिखा था, क्या कहा था उसको? मीनिंग ऑफ द फ्लैकनॉय इज, स्पेलिंग से कहता है फ्लैकनॉय, मीनिंग ऑफ द फ्लैकनॉय, नाम ये है जो है, इज द सन ऑफ फ्लैकनॉय, सन ऑफ फ्लैकनॉय, फ्लैकनॉय का बेटा। क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल फ्लैकनॉय? तो द सन ऑफ फ्लैकनॉय। अब इसमें फ्लैकनॉय कौन था? फ्लैकनॉय वाज एन आयरिश कैथोलिक प्रीस्ट, आयरलैंड का कैथोलिक धर्म का ये पादरी था। ही मतलब फ्लैकनॉय वाज कॉल्ड द पोइटास्टर, और उसको पोइटास्टर कहा जाता है। पोइटास्टर छोटा कवि। फ्लैकनॉय अब देखिए क्या ये जो फ्लैकनॉय द किंग ऑफ, क्या यार है? वेल क्या? रीलम, रीलम। देखिए शैडवेल के ऊपर ये एक पॉलिटिकल सटायर है। शैडवेल एक कवि था, विग पार्टी का तो बड़ा कवि था, लेकिन ड्राइडन की नजरों में बहुत ही छोटा कवि, इसको पोइटास्टर कहा। और ऐसा कवि जिसने कोई खास चीज नहीं लिखी, बल्कि बेतुकी बेकार की चीजें लिखी, नॉनसेंस चीजें लिखी, नॉनसेंस, बेमतलब की चीजें लिखी। उसने ये कहा, जो फ्लैकनॉय द किंग ऑफ द रिलम ऑफ नॉनसेंस हैज बिकम ओल्ड, वो कहते हैं ये जो फ्लैकनॉय था ये नॉनसेंस राज्य का राजा था, और अब वो बुढ़ा हो गया अभी। मतलब एक तो नॉनसेंस क्षेत्र से संबंध रखता था, और वो भी बूढ़ा हो चुका था। यानी शैडवेल की इतनी ज्यादा उसने बेइज्जती की थी कि ये शैडवेल कोई पोएट स्वेट नहीं है, बल्कि बेतुकी की चीजें लिखी हैं, और अब तो वो बूढ़ा भी हो चुका है, किसी काम का नहीं। ड्राइडन ने कहा। तो ध्यान रखना, फ्लैकनॉय के अंदर जो मैक द सन ऑफ फ्लैकनॉय कहा है, ये किस पर टारगेट किया? उसको शैडवेल को टारगेट किया, जो कि विग पार्टी का था। क्योंकि हम बता चुके हैं पहले ड्राइडन हमारा टोरी था। अब देखिए, पायर्स द प्लोमैन, गुलिवर्स ट्रैवल्स, डॉन जॉन है ये, डॉन जॉन, DON JOAN, जुआन है, जुआन, JUAN, डॉन जुआन। और बायरन ने इसको लिखा है, बस ये ऐसे नाम याद रखेंगे जैसे अभी ऊपर आया, मैकफ्लेकनॉय, पायर द प्लोमैन, गुलिवर्स ट्रैवल्स, डॉन जुआन। ये सटायर है, सटायर की क्लास में रखे जाते हैं। ये किस प्रकार की वर्क है? ये सटायर। और देखिए मैकफ्लेकनॉय, डंसियार्ड, डंसियार्ड लिखा था पोप ने, लिख दीजिए POP, पोप। मैकफ्लेकनॉय ड्राइडन ने लिखा, और डंसियार्ड पोप ने लिखा।
Densard and Flacnoy are the examples of personal satire. Personal satire. Pius Plowman, Gulliver's Travels और Don Juan, ये जनरल सटायर। देखिए सटायर पर मैंने एमएच अब्राहम की एक वीडियो है, एमएच अब्राहम से, ये यूट्यूब पर है, उसे सही से पढ़ लेना। जितने भी हमारे लिटरेरी टर्म्स के क्वेश्चंस हैं, समझो ज़्यादा उम्मीद है ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एमएच अब्राहम से आए, और उसको मैंने शॉर्ट में टाइप करा के नोट्स भी आपको मैंने दे दिए हैं और यूट्यूब पर उसको पढ़ा भी दिया है। हम हाथ से तैयार करें। हीरोइक कपलेट। अब देखिए इस जमाने में जितना भी लिटरेचर लिखा गया, मैंने बताया था इसको नियो क्लासिकल एज, आगे OPH को पूरा नाम ही दे दिया जाएगा। ये अंग्रेजी साहित्य की एक तरह से बेहतरीन लिटरेचर लिखे जाने वाली एज थी, और जहाँ बेहतरीन लिटरेचर की बात करेंगे वहाँ हम क्लासिकल एंशिएंट राइटर्स को इमिटेट करते हुए जो लिटरेचर लिखा गया उसकी बात करेंगे। और उससे वो ऐसा लिटरेचर था कि ना तो सब्जेक्ट मैटर में कोई फुहरता नजर आती थी और ना ही उसको लिखने में कोई तुच्छ भाषा का इस्तेमाल होता था, यानी लैंग्वेज भी और सब्जेक्ट मैटर भी बेहतरीन होता था। और उस लैंग्वेज के अंदर नियम कानून कायदे कानून हुआ करते थे, और कायदे कानून में हमारा सबसे बड़ा जो इस एज में सबसे बड़ा जो फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सरसाइज की गई वो थी हमारा हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट हम कल बता चुके थे। हीरोइक कपलेट एक ऐसा कपलेट जिसके अंदर 2 लाइनें होती है, याद रखेंगे, इसको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। चौसर ने हीरोइक कपलेट को बनाया था। चौसर ने हीरोइक कपलेट को बनाने में लिया था ऑक्टोसिलेबिक लाइन, 8 सिलेबल वाली लाइन, और उसको फ्लेक्सिबल बनाया था 10 सिलेबल में तैयार करके, यानी उसने बनाया था डेका सिलेबिक लाइन। लेकिन जब ये डेका सिलेबिक बना तो उसका नाम बदला गया और उसका नाम रखा गया हीरोइक कपलेट। क्लासिकल एज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाने वाला जो कपलेट था वो हीरोइक कपलेट था। ये क्या है? ये 5 पद होंगे, 2 लाइनों का छंद होगा, दोहा मतलब होता है, 5 पद होंगे। पहला पद होगा, सॉरी 5 पद होंगे, पांचों पद होंगे याम्बिक। और याम्बिक पद क्या होता है? पहला अनस्ट्रेस्ड रहता है, दूसरा स्ट्रेस्ड रहता है, ऐसे ही 5 के 5 रहते हैं। इसमें एक और खास बात है, पहली लाइन जब खत्म होती है तो वहां पर एक फुल स्टॉप या एक डॉट कॉमा लगा रहता है। पहली लाइन जब खत्म होती है तो उसके बाद में एक कोमा या एक फुल स्टॉप, यानी एक छोटा सा स्टॉप होता है, और ये इस स्टॉप को हम सिजियोरा कहते हैं, CAESURA। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज सिजियोरा? तो सिजियोरा इज ए स्टॉप और ए पॉज, PAUSE पॉज, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इन हीरोइक कपलेट। और एक जगह और आता है ये, जो हमारा हम सोनेट पढ़ते हैं, ABBA वाला, यानी पिटागन सोनेट। पिटागन सोनेट की 8 लाइनों के बाद जो एक पॉज होता है, एक डॉट होता है, फुल स्टॉप होता है या कॉमा होता है, उसको हम सिजियोरा कहते हैं। जो परिवर्तन चेंज थॉट में आता है वो क्या कहते हैं उसको? वोल्टा। वोल्टा चेंज ऑफ थॉट, चेंज इन थॉट। 8 लाइनों, सोनेट की 8 लाइनों के बाद, सोनेट की 8 लाइनों के बाद जो चेंज थॉट में आता है उस चेंज को वोल्टा कहते हैं। और 8 लाइनों के बाद जो ठहराव आता है, पॉज जो आता है, उसे सिजियोरा कहते हैं। फिर आ जाते हैं तो सिजियोरा हीरोइक कपलेट के अंदर भी आता है। पहली लाइन के लास्ट में जो फुल स्टॉप या डॉट या स्टॉप या पॉज कुछ भी आ सकता है, वो होता है, उसे हम कहते हैं सिजियोरा। और ये लाइन आगे इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना इसको। इस
अलेक्जेंडर पोप ने ये दोहा लिखा था, बहुत ही खूबसूरत, उसने खूबसूरत तरीके से इस हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल अपनी पोएट्री में किया है। वो कहते हैं, वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो। यहां तक ये एक लाइन है। वी थिंक, देखिए मैंने निशान लगाया, वी थिंक ये एक पद हो गया, 2 सिलेबल वाला। वी नहीं खींचा, दूसरा थिंक खींचता, खींचेगा ये, ऐसे बोला जाएगा। अब चूंकि हमारी भाषा अंग्रेजी नहीं है, हमने ये पढ़ा भी नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन का क्या रूल होते हैं, कौन सी कहाँ खींचती कहाँ नहीं खींचती है, तो इसलिए हमारे समझ में जाएगा, हमें दोनों वी थिंक, दोनों नहीं खींचे, थिंक तो खींचा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन हमें इस तरह से इसको बोला जाएगा थिंक, वी थिंक, सही है ना। तो पॉइंट इज वी थिंक, ये 2 सिलेबल हुए, और फादर्स आर एक हो गया, सही है ना। फा, देखिए फा यहां होना चाहिए कट। वी थिंक 2 सिलेबल हो गए, क्लियर है। आर फा 2 ये हो गए। दर फूल 2 ये हो गए। सो वाइज 2 ये हो गए। वी ग्रो 2 ये हो गए। तो ये होगा हमारे 5 पद, 1 2 3 4 और 5। ये हमारे 5 पद हो गए। एक लाइन में 5 पद होंगे, और एक पद, वो पद हमारा हर पद इयाम्बिक होगा। इयाम्बिक का मतलब वो पद जो अनस्टेज्ड फॉलोड बाय स्टेज, यानी पहला अनएक्सेंटेड होगा, दूसरा एक्सेंटेड होगा। चारों पद आप याद कर लेना। ट्रोकाइक इसका उल्टा होता है। इसके बाद दूसरी लाइन हमारी वो ये कह रही है, आवर वाई भैया वर्ड जो वाइजर है, एक ही 2 शब्द है, लेकिन सिलेबल कितने इसमें 2, वाइजर, 2 आवाजें आ रही है ना। तो इन 2 आवाजों को हम क्या करेंगे, ध्यान समझेंगे। वी ग्रो, देखो आर वाई जर सन्स, एक ये हो गया पद। विल नो, एक पद ये हो गया। डाउट थिंक, एक ये हो गया। असो, एक पद ये हो गया। तो 5 पद हमारे ये आगे हो गए। बहुत मुश्किल होता है पोएम को लिखना, मतलब समझ लीजिए। वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो, हम समझते हैं अपने पिताओं को यानी पूर्वजों को बेवकूफ, हम अपने पूर्वजों को मूर्ख समझते हैं। सो वाइज वी ग्रो, जैसे जैसे बुद्धिमान हम होते जाते हैं, जैसे जैसे हमें बुद्धिमानी हमारे अंदर आती जाती है, हम बुद्धिमान होते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने पूर्वजों को बेवकूफ समझने लगते हैं। अब आगे क्या कहना, देखो यहां पर ये ग्रो के बाद यहाँ एक डॉट या एक कोमा लगेगा, ठीक डॉट या कोमा होगा, ये सिजुरा होगा। अब आगे कह रहा है, आवर वाइजर सन्स विल नो डाउट थिंक अस सो, हमारे बुद्धिमान बेटे भी, वाइजर आ गया यहाँ पे, WISER कंपेरेटिव डिग्री, यहाँ वाइजस नहीं आएगा, यहाँ वाइज आएगा, वाइजर आएगा। हमारे बुद्धिमान बेटे, बुद्धिमान बेटे क्यों कहा हमको, वाइजर क्यों कहा, क्योंकि बुद्धिमान तो हम, अब वाइजर सन्स मतलब हमारे हमसे ज्यादा बुद्धिमान, कंपेरेटिव डिग्री। हमारे बुद्धिमान बच्चे भी विल नो डाउट, निसंदेह सोचेंगे, अस सो हमको ऐसा ही। हमारे बुद्धिमान बच्चे, हमारे भी तो बुद्धिमान बच्चे होंगे, तो वो हमें सोचेंगे, सही है ना। जैसे जैसे हम बुद्धिमान होते जाते हैं, वैसे अपने पिताओं पूर्वजों को बेवकूफ समझते। तुमने कहा क्या, इतनी सस्ती जमीन मिल रही थी, आराम से ले लेते, इतनी सस्ती थी वो जमीन उस टाइम, और आपने खरीदी नहीं, क्योंकि हम ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को मान रहे हैं, बेवकूफ मान रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी जो बुद्धिमान होते रहेंगे, हम भी तो बढ़ेंगे, वो हमें मानेंगे ऐसे ही। तो ऐसा समझदारी भरा लिटरेचर इस एज में लिखा गया। हीरोइक कपलेट की खास बात यह होती है कि 2 लाइनों में अपने आप में पूरी कविता होती है, 2 लाइनों में पूरी बात। पहली लाइन में कहा,
हम अपने पूर्वजों को बेवकूफ समझते हैं जैसे जैसे हम अधिक बुद्धिमान होते जाते हैं। अगली बार कह रहा है हमारे बुद्धिमान बच्चे भी निश्चित रूप से हमें ऐसा ही सोचेंगे। बात खत्म हो गई, यानी अपने आप में दोहा कंप्लीट हो गया। जबकि अगर हम बात करें दोहे तो गानों में या गजल में भी होते हैं। गजल में और शेर में फर्क है। शेर का मतलब है कि एक मतलब 2 लाइनों में या 4 लाइनों का अगर वो शेर है तो 4 लाइनों में बात पूरी खत्म, ठीक है ना। लेकिन गजल के अंदर ऐसा नहीं है। गजल में 2 लाइनें कुछ कहेंगी, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ेगी, फिर 2 अगली उसको आगे ले जाएंगी उस थॉट को, फिर और आगे जाते जाते लास्ट में ही वो खत्म होगा जो पोएट कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो जब ख्याल, जब विचार लगातार आगे बढ़ते रहे तो विचारों का वहां होता है एनजाम्बमेंट। क्या? एनजाम्बमेंट, ENJAMBMENT। तो एनजाम्बमेंट क्या है? एनजाम्बमेंट है फ्लो ऑफ थॉट्स इन एनी वर्क ऑफ पोएट्री। पोएट्री का कोई भी नमूना हो, कोई पोएम हो, किसी प्रकार के पोएम हो, तो उसके अंदर जो थॉट का फ्लो है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट इज कॉल्ड एनजाम्बमेंट। क्लियर बात? जबकि दोहे में क्या होता है? दोहा खत्म, बात खत्म। अगली बार कोई दूसरा दोहा आएगा, उसमें जो बात कुछ और बात बताई जाएगी, बात खत्म। दोहा अपने आप में पूरी कविता होती है, और एक पूरी कविता में जब कोई भी कविता जब अपनी पूरी बात एक स्टैंजा में या 2 स्टैंजा में नहीं हो पाती है तो फिर वो होता है हमारा एनजाम्बमेंट। तो एनजाम्बमेंट हीरोइक कपलेट के अंदर एनजाम्बमेंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिनके अंदर हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो कपलेट एनजाम्ड कपलेट हुआ इस्तेमाल। एनजाम्ड कपलेट का क्या मतलब हो गया? कि कपलेट के अंदर 2 ही लाइनों में बात खत्म नहीं हुई, बल्कि वो बात पूरी फ्लो के साथ चली, पूरी कविता के अंदर वो बात खत्म हुई है। बस 2 लाइनों के छंद में लिखी गई, यानी 10 सिलेबिक लाइन में लिखी गई है, और रूप हीरोइक कपलेट जैसा हुआ है। लेकिन एनजाम्ड कपलेट कहते हैं हम उसको। हीरोइक कपलेट एनजाम्ड कपलेट नहीं होता, याद रखेंगे। बीच में चीज आ गई, पैरेंथेटिकल क्लॉज क्या होती है? जब कोई क्लॉज वाक्य के बीच में आ जाए तो इसे पैरेंथेटिकल क्लॉज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बात चल रही है और बीच में हम कहते हैं ऑफ कोर्स, यू सी। तो ये बीच में जो चीजें आती हैं, एक सेंटेंस के बीच में एक और सेंटेंस डाल देते हैं, तो वो पैरेंथेटिकल क्लॉज कोष्ठक की तरह से अंदर आ जाती है। जैसे हम ये कहते हैं he is a good person, everybody knows this। तो बीच में जो मैंने डाला है फालतू का everybody knows this से पहले ये पैरेंथेटिकल क्लॉज। अब देखिए हीरोइक ट्रेजेडी एब्सलम एंड अकिटोफेल। इस जमाने में नाटक लिखे गए क्योंकि 1642 में थिएटर्स बंद हो चुके थे। 1642 के बाद 1660 में थिएटर्स रीओपन होते, तो रीस्टोरेशन है। अब इस एज में, अब चूंकि ये जो 8-10 साल का वक्त था, नहीं ज्यादा हो गया, 18 साल हो गए। 18 साल का जो वक्त था, ये एक बहुत बड़ा वक्त गुजर गया। जो 42 में नौजवान लोग थे, जो थिएटर में जाने वाले लोग थे, वो लोग अब बूढ़े हो चुके होंगे। तो जो नई जनरेशन है, ड्रामे जब होते ही नहीं थे, लिखे ही नहीं जाते थे, तो फिर लोगों ने ड्रामे के बारे में सोचना ही बंद कर दिया होगा, तो लोगों की सोच बदल गई थी। लेकिन ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, जिन्होंने ड्रामे का खूबसूरत एज देखी थी ड्रामे की,
तो उन्होंने 1660 में जैसे ही थिएटर खोले उन्होंने वापस ये नाटक लिखने शुरू किए, लेकिन वो नाटक थिएटर गोइंग पीपल की अनुपस्थिति में वो उतने ज्यादा बढ़िया चल नहीं पाए। इस जमाने में जो नाटक लिखे गए उन नाटकों को हम हीरोइक ट्रेजेडी की क्लास में रखते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी, ये नाटक ऐसे नाटक थे जिसके जो ज्यादातर ट्रेजेडी थी, लेकिन ये बहुत ही, जैसे हमने पढ़ा था मैकियावेलियन हीरो, सब चीज एकदम टॉप क्वालिटी की। अगर मोहब्बत भी है तो पूरी कपड़े फाड़ मोहब्बत, कपड़े फाड़ मोहब्बत समझते, लैला मजनू वाली है ना, मोहब्बत पराकाष्ठा। अगर नफरत है तो फिर उसकी पराकाष्ठा, फिर तो सौदागर फिल्म बन जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा मर रहा, बाप मर रहा, कोई फिल्म सनम बेवफा हो जाती है ना। तो ये क्या चीजें हैं, ये पराकाष्ठा है। इस जमाने में जो लिटरेचर लिखा गया, खासतौर पर ड्रामे में, ये हीरोइक ट्रेजेडी लिखी गई। हीरोइक हैरत अंगेज कारनामों को ध्यान में रखते हुए अगर मोहब्बत के ऊपर भी लिखी जा रही है तो बिल्कुल जैसे हमारा रोमियो और जूलियट था। रोमियो और जूलियट के अंदर इतनी हिंसा नहीं देखने को मिलती है, इतनी ताकत देखने को नहीं मिलती है, बल्कि दो बेचारे कमजोर से प्रेमी और प्रेमिका एक तरफ जाकर के रोते झीलते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। कोई हीरोइक काम तो उन्होंने करा नहीं, है ना, बुद्धि वाला काम था। लेकिन अगर हम एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की बात करें तो एंटनी को कितना समझाया, सारी दुनिया अलग कर दी एंटनी ने, फना हो गया मोहब्बत में क्लियोपेट्रा की, सही ना। ये ट्रेजेडी कहलाई हमारी हीरोइक ट्रेजेडी। इस जमाने में जितनी भी ट्रेजेडी लिखी गई, जितने भी नाटक लिखे गए, वो खासतौर पर ट्रेजेडी हुई थी, और जितने भी ट्रेजेडी लिखी गई वो सब हीरोइक ट्रेजेडी थी। हीरोइक ट्रेजेडी का एक और खास बात ये थी, ज्यादातर हीरोइक ट्रेजेडीज को हीरोइक कपलेट में लिखा गया। इस जमाने की जो एज थी, ये पोएट्री की एज थी। जमाने भी हुए हैं पोएट्री के, जैसे अब हम प्रोज में सब काम करते हैं, इसी जमाने में हमारे देश के अंदर भी हर डायलॉग पोएट्री में होता था। और उसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारा, वो पुरानी हीर रांझा फिल्म देखना। हीर रांझा पुरानी फिल्म, मतलब नॉट इवन अ सिंगल डायलॉग इज इन प्रोज, इवन अ सिंगल डायलॉग इज इन प्रोज। गानों को छोड़िए आप, एवरी डायलॉग इज इन पोएटिक फॉर्म। हमारे नाना थे, वो इतने अच्छे, मतलब पोएट कह सकता हूँ मैं उन्हें, देसी पोएट कह सकता हूँ मैं, कि हाथों हाथ वो छाप देते थे। जो हमारे डायलॉग चल रहे हैं तो उन्हीं डायलॉग को वो पोएट्री के फॉर्म में प्रस्तुत कर दिया करते थे। तो हो सकता है उनके जमाने में वो दौर पोएट्री का रहा होगा, सही ना। जमाना हम इंग्लैंड का पढ़ रहे हैं, वो हमारे यहाँ भी तो कभी आया होगा। हमारी पोएट्री हमारी भाषा की पोएट्री होगी। मीन्स इस जमाने में जो ट्रेजेडीज लिखी गई वो हीरोइक थी और पोएटिक ट्रेजेडीज थी। पोएटिक प्ले था, पोएटिक प्ले, जो प्ले पोएट्री में लिखा जाता है, पोएटिक प्ले, जहां से हमारा मिल्टन शुरू होता है। जब मिल्टन की एज शुरू होती है तो वो एज अब पोएट्री की एज जा रही थी, ड्रामे तो खत्म से हो गए थे। तो लोगों की जो सोच थी वो पोएट्री की तरफ ज्यादा घूमी हुई थी। और जाहिर सी बात है, किसी चीज को अगर पोएटिक अंदाज में कहा जाए तो वो ज्यादा अपील करती है, प्रोज में कहा जाए तो ज्यादा अपील नहीं करती। तो हीरोइक ट्रेजेडी थी ये, एब्सैलोम एंड अकितोफेल। किसने लिखी थी ये? डार्डन ने लिखा था। एक सटायर था। हीरोइक ट्रेजेडी बहुत सारी लिखी थी, ये खाली ये नाम नहीं, हीरोइक ट्रेजेडी किसी का नाम नहीं है। ये हीरोइक ट्रेजेडीज में कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा शायद इसमें नीचे आ जाएगा कुछ ना कुछ जरूरी, औरंगजेब वगैरह, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक इसने डार्डन ने लिखे, वो नाटक हीरोइक ट्रेजेडीज थी, सही ना। तो हीरोइक ट्रेजेडीज और एब्सैलोम एकितोफेल ये अलग वर्ड था, ये एक सटायर था, ये ट्रेजेडी नहीं थी।
एब्सलॉम और अकीटोफेल ये हीरोइक ट्रेजेडी नहीं थी। ये दोनों सेंटेंस को अलग अलग रखा जाना चाहिए था। हीरोइक ट्रेजेडीज भी हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी, और ड्राइडन ने एक और वर्ग लिखा था एब्सलॉम और अकीटोफेल, ये वर्ग भी हीरोइक कपलेट में था, इसको ऐसे लिखना चाहिए। चार्ल्स द सेकंड का जमाना था ये, और चार्ल्स द सेकंड फ्रेंच को ज्यादा सपोर्ट करते थे क्योंकि इनकी माँ फ्रेंच थी, और इनकी माँ ने बड़ा ही एक तरह से बहुत बर्दाश्त किया था, बड़ा संघर्ष किया था इनकी माँ ने। इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर लड़ाई थी, और राजा इंग्लिश था। ज्यादातर लोग इंग्लैंड को सपोर्ट करने वाले थे, लेकिन ये बेचारी फ्रेंच थी, छोटी सी बच्ची थी। लड़के के चक्कर में इसके बाप ने, मतलब इसकी माँ के बाप ने लड़के के चक्कर में दूसरी शादी की तो चर्च ने खिलाफत की कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते क्योंकि ईसाई धर्म के खिलाफ है। उसने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च को साइड करके अपना एक चर्च स्थापित कर दिया इंग्लैंड के अंदर, एंग्लिकन चर्च। उसके अंदर जो पादरी रखे, उनसे एक तरह से संसद के दोनों सदनों में पारित करवा दिया कि भाई दूसरी शादी भी कर सकता है। मतलब धर्म की किताबों में पादरियों से ये कहलवा दिया कि आप चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं, अगर आपके बच्चा नहीं हो रहा तो, लड़का नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर लेता है। वो दूसरी शादी जो करता है उससे बच्चे नहीं होते, फिर वो एक और करता है, उससे एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चे मर जाता है, लड़का होता है बचपन में वो मर जाता है। अब इस जो फ्रेंच की औरत थी, वो उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं। अब वो फ्रेंच ब्लड उसमें तो चल रहा है, वो साइड कर रहा है, मतलब साइड ले रहा है फ्रेंच की। और चार्ल्स सेकंड के दिमाग में वही बात थी, वो अंग्रेजी ब्लड से नफरत करते हैं, और जो भी फ्रेंच वाली चीज है, फ्रेंच कल्चर को, फ्रेंच लिटरेचर को, फ्रेंच पीपल को वो सपोर्ट करते हैं। और वहीं जो इंग्लिश लोग फ्रेंच कल्चर को सपोर्ट करने वाले हैं, वो उसके अपने दिल के करीब है, वो अपने से है। तो दौर हर किसी का आता है। 700-800 साल तक जो आदमी हुकूमत करता है, वो उसके वंशज चाय बेच के गुजारा कर रहे हैं। दौर सबका आता है ना। वक्त की बात होती है, आदमी को घबराना नहीं चाहिए। कहावत भी है कि किस्मत बदले ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है इंसान का। आदमी को धैर्य रखना चाहिए। तो चार्ल्स द सेकंड फ्रेंच सपोर्टर थे। चूंकि फ्रेंच सपोर्टर थे तो जाहिर सी बात है फ्रेंच भाषा भी ज्यादा, वो फ्रांसीसी लोग उन्हें अच्छे लगते होंगे। और फ्रांस इंग्लैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर 100 ईयर्स वॉर हुआ था। ये वॉर 100 साल तक चला। जरा सोचो, 100 साल जो आपस में झगड़ा चला, कितनी ज्यादा एनिमिटी होगी आपस में, सही ना। 1947 में हम आजाद हुए, 75 साल हुए, लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई, उसमें 2 झगड़े हुए पाकिस्तान से, सही है ना। लेकिन नफरत कितनी है कि एक व्यक्ति अगर इवन पाकिस्तान की टीम को अगर सपोर्ट करता है, खेल को अगर सपोर्ट करता है, तो उसे दुश्मन माना जाता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। इतनी बड़ी दुश्मनी है। अंग्रेजों ने हम पर इतने दिनों शासन किया। अंग्रेजी झंडे की अगर टी-शर्ट आदमी पहन लेता है तो दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन अगर पाकिस्तानी टी-शर्ट अगर पहन ले तो काम खराब हो जाएगा, फतवे जारी है, दुनिया भर से काम खराब हो जाएगा बिल्कुल। और बदकिस्मती से अगर वो एक विशेष संप्रदाय से हो तो वो देशद्रोही हो जाता है ना। ये नफरत है। जबकि झगड़े लड़ाई तो 2 हुई है। जिन देशों में 100 साल तक लगातार लड़ाई चली है, 100 साल बहुत होते हैं।
मतलब 2 जनरेशन खत्म हो जाती है। और उसमें एक साइड का राजा बन जाता है तो कितनी नफरत होगी उसको दूसरों के खिलाफ, उसका मन कितना दुखी होता है, मेरी माँ के साथ उन्होंने कितना बड़ा अत्याचार किया। तो माँ तो माँ है, कोई भी चाहे माँ तो माँ होती है ना। एक माँ को उसकी सिर्फ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसने बेटा पैदा नहीं किया। तो बेटा और बेटी के पैदा होने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ बाप की है। ओनली फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ही और शी। औरत की कोई बेचारी गलती नहीं और उसके लिए फिर उसको इतना सफर करना पड़ रहा है। तो मन तो सभी का दुखी होता होगा ना, दिल तो सभी के सीने में धड़कता है। यहां से चार्ल्स सेकंड आए। चार्ल्स सेकंड के बाद पूरी कहानी मैंने इन राजाओं की मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, लंबी कहानी है, बड़ा मजा आएगा आप अगर देखें तो। इसे मैंने बड़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत से इसको इकट्ठा किया था कंटेंट को, जिस दिन पढ़ाया था। बीच की एक वीडियो मिस है, वो मिल नहीं पा रही मुझे। और बहुत ही लिटरेचर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने वो राजा की हीरार्की समझ ली। चार्ल्स सेकंड के बाद जेम्स द सेकंड आते हैं। जेम्स द फर्स्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जेम्स द फर्स्ट जैकोबियन एज वाला, एलिजाबेथन एज वाला, 1603 से 1625 वाला, है ना, जो जादू टोने में विश्वास करते थे। क्वेश्चन बहुत खलता है मुझे, गलत करके आया था मैं। कौन सा राजा सुपरस्टिशियस था, जादू टोने में ज्यादा विश्वास करता था? कम वक्त को मैं भूल गया इसे। जेम्स द फर्स्ट को, सेकंड नहीं फर्स्ट। और याद था, पता नहीं कैसे गलत करके आया, मुझे समझ में नहीं आया क्यों गलत करके आया। तो आज मैं प्रोफेसर होता, अदना सा लेक्चरर हूं मैं इस वक्त। जेम्स द सेकंड आते। जेम्स द सेकंड बिल्कुल निष्क्रिय से थे। कोशिश होती है इनको हटाने की और पार्लियामेंट इनको बड़े आसानी से हटा देती है। राजा को गद्दी उनसे छीन ली जाती है। राजा ने जैसे भीड़ इनकी तरफ आती है मारने के लिए इनको, राजा तुरंत कहता जी रखो रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मारो मत, बस छोड़ दो। ब्लड लेस रिवॉल्यूशन 1688, रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड की के नाम से इसको मशहूर किया जाता है। मशहूर है ये क्योंकि जेम्स द फर्स्ट ने पहले से ही हार मान ली थी, मारो मत, जो लेना ले लो, टेंशन मत लो। जेम्स द सेकंड के बाद आते हैं विलियम द थर्ड। विलियम द थर्ड ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज जगह का नाम है। ऑरेंज के विलियम द थर्ड आते हैं। बड़ी षड्यंत्र रचे गए हैं। कोई किसी को लेके आ रहा है, कोई किसी को लेके आ रहा है, कोई किसी को लाने के लिए किसी का साथ दे रहा। फ्रेंच और इंग्लैंड में लड़ाई आपस में चल रही है क्योंकि वंशज कुछ राजा के फ्रेंच वाले के वंशज हैं, कुछ इंग्लैंड वाले के वंशज हैं। अब चार्ल्स द फर्स्ट और चार्ल्स द सेकंड ये फ्रेंच वाले वंशज हो गए। अब जो इंग्लैंड वाले थे, जैसे जेम्स द सेकंड है ये इंग्लैंड वालों के थे, तो ये तो राजा दूर दूर तक नहीं बन सकते थे। अब पार्लियामेंट खिलाफ ही थी राजा की। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट के जो मेन हेड थे, उन्होंने कहा एक काम करो, विलियम द सेकंड के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम वहां से फला के साथ मिल करके हम पर आक्रमण करते, हम उसमें तेरा साथ देंगे, राजा को हटा देंगे। षड्यंत्र से जा रहे हैं, इंट्रीग, सही है ना। उसमें वो तैयार हो जाता है, वो आता है लेकर के, और जो सपोर्ट में आते हैं, और जो गद्दार होते हैं, इंग्लैंड के गद्दार जो होते हैं, जो फ्रेंच राजा जो चार्ल्स सेकंड के खिलाफ थे, वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो कहानी को अपनाते हैं। और कभी इंग्लैंड वाले, जो इंग्लैंड के ब्लड वाले जो किंग थे, वो आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं। कभी फ्रेंच ब्लड वाले हावी हो जाते हैं। और ऐसे पब्लिक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी राजा आता है वो उसी के पाले में पहुंच जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत कहीं से कहीं होती नहीं है। और कुछ ऐसा तो ये नहीं, हम तो वैसे रहे, तो बेचारे वो सफर भी करते हैं।
ऐसे ही राइटर्स भी थे। ये जो लड़ाई झगड़े हैं, इन लड़ाई झगड़ों के ऊपर बहुत पिक्चर लिखा गया। दोनों वीडियो उसको मैंने डिटेल में लिखा पढ़ा रखा, उसको देख ले। ये जेम्स द फर्स्ट विलियम ऑफ ऑरेंज ब्लड रिवॉल्यूशन तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन चीजें आपकी याद रह जाए तो अच्छी बात है, ना रहे तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ठीक है। एक बार लेकिन हिस्ट्री ध्यान कर लेना, कभी कभी ऐसे आ जाता है, मुश्किल सवाल बन गया कि इनमें से कौन सी घटना की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो गलत है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ध्यान करेंगे कि भाई रिस्टोरेशन एज आई, उसके बाद ड्राइडन आया, ड्राइडन ने ये चीजें लिखी, उसके बाद कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, सही है ना। ऐसे सर डी एवनेंट है, एवनेंट AVNANT रोड द सीज ऑफ रोड्स, अच्छा वर्क है। सीज की स्पेलिंग देखेंगे SIEGE, स्पेलिंग आ जाती है। एक SIEGE होता है और एक होता है SEIZE। इसमें EI और IE का झगड़ा रहता है, EI कौन से में आएगा, IE कौन से में आएगा। तो इसके लिए हमने याद किया था G के आगे E और G के पीछे E, G के आगे पीछे EE, सही है ना। जी घिरी हुई है, क्या जी घिरी हुई है ना, घिरी हुई है। हाँ, जिन हमने इसे गाना, एक गाने से याद किया था। कभी मैडम क्या था गाना वो, गाने किसने गाया था? कपिल मैडम आपको याद है वो गाना? नहीं याद नहीं है। सनम बेवफा फिल्म का गाना, वो तो मुझे याद आएगी। कौन सा गाना था ये थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ। कपिल मैडम याद है आपको? गाओ। शिप्रा मैडम कौन सा गाना था वो? गायक थे, गायक थे कौन थे? देखो ये स्पेलिंग आ जाती है, एक में Z है, एक में G है। सीज का मतलब होता है कैप्चर करना, पकड़ लेना। SEIZE वाला कैप्चर करना है, पकड़ लेना। पिछले एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सही स्पेलिंग है। और SIEGE वाला ये वो है घेरा, घेराबंदी जो आर्मी के लोग करते हैं, किसी का घेराबंदी कर दिया। SIEGE तो IE और EI का ध्यान रखेंगे। G के आगे E, G के पीछे E, मैं उनकी साली हूँ, वो गाना था इस तरह ना। तो G के आगे E, G के पीछे E। इसको लिखने के लिए हमें ना, अगर मानिए Z आ रहा है तो Z के बाद E पीछे तो है ही, लेकिन Z से पहले I होगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद E और फिर ऐसे ही G और Z से ही लिखना है इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। G वाला आ गया, मान तो G के पहले आगे पीछे E कर दो, और उसके बाद IE का तो उल्टा करना है, फिर ऐसे लगा दो, सीधी बात। तो सीज ऑफ रोड्स ये ड्रामा था, इसको लिखा था सर डी एवनेंट ने। ADV D है और AVE R ये है एवनेंट। सुलेमान शाह करके तुर्क के ओटोमन एम्पायर के उस्मानिया हुकूमत का नाम आपने सुना होगा। उस्मानिया हुकूमत की नींव रखने वाले उस्मान थे, और उस्मान के पिताजी का नाम था अर्तुगरुल गाजी। आजकल वो चल रही है, उनकी वेब सीरीज चल रही है। और उनके पिताजी थे सुलेमान शाह। काई कबीला, इनका कबीले का नाम था काई कबीला।
कबीले में रहते थे, कोई रहने वैसे परमानेंट को इनके पास जगह नहीं थी, बड़ा इनको परेशान किया गया। लेकिन इन्होंने, इनका बेटा और उनके बेटे उस्मान ने ओटोमन अंपायर की नींव रखी थी। और वो ओटोमन अंपायर को आप गूगल करना, बड़े काम का है। कविता कबीला कबीला होता है। जैसे अब हम लोग जिस समाज में हम लोग रहते हैं, गांव में रहते हैं या कस्बों में या शहरों में, सही ना, हम इस तरह के, हमारी सोच इस तरह की है कि हम या तो गांव में रहते हैं या कस्बों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं। पहले क्या होते थे, अलग अलग जाति या धर्मों के या अलग परिवारों के लोग, एक परिवार, वो कहीं जा करके एक जगह टेंट लगा लिया करते थे। वो उनका अपना कबीला था। जैसे जनजातियां रहती हैं अलग, तो वो जनजातियों में भी अलग अलग धर्म के अलग अलग परिवारों के लोग रहते हैं। जैसे हम जाटों की बात करें, तो जाटों में गोत्र होते हैं, कुछ ढिल्लो हो गए, कुछ गिल हो गए, कुछ एलोना हो गए, तीनों मान लीजिए। तो एलोना जितने भी हैं वो सब एक ही तो बाप की औलाद होंगे, दादा की औलाद होंगे, है ना, एक ही परिवार के होंगे। तो वो एलोना एक जगह चले गए, वहां रहने लगे। जो गिल है वो दूसरी जगह रहने लगे, और जो शिवौच है वो दूसरी जगह रहने लगे। तो वो अपने अपने कबीलों में रहे। अब लोगों ने जब आपस में मेल जोल शुरू किया, तो फिर वो एक उन्होंने सोसाइटी फॉर्म की होगी, तो फिर वो आपस में एक जगह गांव के रूप में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। जिनका गांव में लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो गांव में पार्टी बनती होती है। जो लोग चालाक होते हैं, चालाक बताएं किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, खुद समझ लेना। जो लोग अब आ रहे हैं वो सिर्फ खाने के हिसाब से आए हैं, केवल वो भूखे हैं, वो बेचारे पेट के टूटे हुए हैं। वो उनका काम सिर्फ ये है कि बस खाना को मिल जाए, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं है। जो जितनी लेट आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो लोग पढ़ने वाले वो बेचारे 8 बजे से बैठे हैं। जो दावतों में सिर्फ खाने के लिए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और जो दावतों में इसलिए जाते हैं कि भाई हमारी उपस्थिति जरूरी है, खाना मिले या ना मिले, वो 8 बजे से बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको टाइम भी नहीं पता था, लेकिन ये पता कि भाई कॉलेज है तो क्या पता क्या काम मिल रहा है, तो भी पहले चल रहे हैं। थोड़ी कि 12 बजे दावत होगी तो 12 बजे चलना खाली, नहीं। कॉलेज का घर होता है तो दुनिया के काम आते हैं। खैर, कोई जिम्मेदारी किसी कुछ नहीं, बस खाली अब आगे पढ़ेंगे। देखिए, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ सेंट सिसिलिया's डे, सेंट सिसिलिया ईसाइयों के अंदर एक डे मनाया जाता है ईसाइयों के अंदर, और इस पर एक बहुत बड़ी फीस्ट दी जाती है, दावत दी जाती है। और उसके ऊपर डैडन ने ये ओड लिखा था। क्वेश्चन पर इतना याद कर लेना काफी है। सेंट सिसिलिया's डे वर्क है, ये किस प्रकार का वर्क है और किसका है? ये ड्राइडन का वर्क है। मैंने बताया था तकरीबन 40 से 45 क्वेश्चन हमारे पीजीटी में हिस्ट्री को बेस मान करके आ सकते हैं, इतना हम पढ़ लेंगे। पीजीटी और पीजीटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जितनी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बात दिमाग से निकाल देना कि हम सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ टीजीटी चाहिए। आप पीजीटी की ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिरन को मारने के लिए हमारे पास शेर की गोली होनी चाहिए। तो हम तैयार करेंगे शेर की गोली,
तब जाकर के हिरन हमारी मर सकती है। सही है ना? हमें सिर्फ घायल नहीं करना है शेर को। कभी हम हिरन की गोली बना लें और शेर का शिकार करें तो घायल हो सकता है खाली। ध्यान रखेंगे इस चीज का। हर चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई टीजीटी में सिलेक्ट ना हो पाए और पीजीटी में हो जाए। ऐसे भी होते हैं जो पीसीएस में नहीं हो पाते और आईएएस में हो जाते हैं। बीईओ में नहीं हो पाते हैं और पीसीएस में निकाल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अपने आप को कम ना आके आप किस्मत सीख पे होगी तो सब बढ़िया होगा। और ये हिस्ट्री है हर एक पेपर की, एक तरह से बेस होता है इस पर। ये अगर हमारी एक बार तैयार हो जाए तो चाहे एलटी ग्रेड का पेपर हो या टीजीटी का हो या पीटीटी का हो, यहाँ का हो या दिल्ली का हो या एनवीएस केवीएस वगैरह का हो, हर एग्जाम में यही आने वाला है। और कुछ भी अगर नहीं तो आपके पास जो आपके बच्चे होंगे जो जिनका यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप करवाएंगे, आपके स्टूडेंट हो या आपके खुद के बच्चे हों, तो यूनिवर्सिटीज में बीए का एमए का एडमिशन के लिए यही आने वाला है सर। जूनियर का अगर पेपर आता है तो जूनियर के पेपर में भी यही आएगा। इन नोट्स को और हम थोड़ा अपडेट करेंगे। उसके बाद कोई सवाल बाहर नहीं आएगा। तो थोड़ा थोड़ा है जो हम छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक कोड। पिंडारिक कोड के बारे में मैंने उस दिन बताया था। पिंडारिक कोड एक क्लासिकल फॉर्म है कोड की। पिंडार ने इसको बनाया था और स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोर्ट, आप थी उस दिन स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोर्ट। और इपोर्ट तीन हिस्सों में 3 स्टैंजा होते हैं। ये पहले स्टैंजा का को स्ट्रॉफी कहते हैं, दूसरे को एंटी स्ट्रॉफी कहते हैं और तीसरे को इपोर्ट कहते हैं। इसी पैटर्न पर पोयम आगे बढ़ती है और पोयम ये इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस होती है। जितनी भी कोड होती हैं वो एड्रेस के रूप में, जितनी भी फॉर्म होती हैं वो एड्रेस के फॉर्म में होती है। जितनी भी कोड होती हैं वो एड्रेस के फॉर्म में होती है। अब हम बात करेंगे हीरोइक ट्रेजेडी क्या चीज है। हीरोइक ट्रेजेडी इज ए ड्रामा आल्सो नोन एज हीरोइक ड्रामा। इसे हीरोइक ड्रामा भी कहा जाता है। ओरिजिनेटेड इन द हैंड ऑफ विलियम डी एवनेट, जिसको ओरिजिनेट किया गया था, इसकी उत्पत्ति विलियम डी एवनेट जिन्होंने सीज ऑफ रोड्स लिखा था। सर विलियम डी एवनेट जिन्होंने सीज ऑफ रोड्स लिखा था, उन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी की उत्पत्ति की थी। रिटर्न इन हीरोइक कपलेट, और ये ट्रेजेडी हीरोइक कपलेट में लिखी जाती है। ऑन द थीम ऑफ लव एंड वैलर, इसकी जो थीम होती है वो मोहब्बत और शौर्य, प्रेम और शौर्य पर यह आधारित होती है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडी, और ये फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडी के प्रभाव में लिखी जाती है। यानी इसमें जो इन्फ्लुएंस होता है वो फ्रेंच क्लासिकल, ऐसी बात है चार्ल्स II की मैं बात कर रहा हूँ। चार्ल्स II यानी फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज्यादा था उनके अंदर। सर विलियम डी एवनेट ने लिखा सीज ऑफ रोड्स। रोड्स को कैसे घेरा था तुर्कों ने। तो जो यहाँ ये जो इंग्लिश राइटर्स थे ये सपोर्ट करते थे क्लासिकल लिटरेचर को, यानी एरिस्टोटल को, यूरिपिडीज को, सोफोक्लिस को, प्लेटो को। लेकिन यहाँ जो चार्ल्स II को सपोर्ट करने वाले लोग थे
तो वो कोशिश करते थे साइकोफेंस से दिखाने की कि भाई फ्रेंच लिटरेचर को यहाँ पे लाएंगे, फ्रांस का कौन बढ़िया कवि कौन है उसके हिसाब से लिखेंगे। तो राजब के सॉफ्ट कॉर्नर में पहुंच जाते थे। फ्रेंच क्लासिकल ट्रेजेडी पर ये आधारित थी, हीरोइक ट्रेजेडी इसके बारे में आएगा। ये हीरोइक कपलेट में लिखी जाती है। इसकी उत्पत्ति की थी, इसको कॉइन किया था इस नाम को विलियम डी एवेनेट, सर विलियम डी एवेनेट, जिन्होंने लिखी थी सीज ऑफ रॉड्स। दो जॉन ड्राइडन इज रिगार्डेड एट द एक्सपोनेंट ओरिजिनेटर, हालांकि ड्राइडन को उसका एक्सपोनेंट उत्पादन करता, उत्पत्ति करता बताया जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ ड्राइडन, हीरोइक ड्रामा is in the imitation of heroic poem। ड्राइडन ने एक बात कही थी कि हीरोइक ड्रामा हीरोइक पोएम की इमिटेशन में होती है। हीरोइक पोएम क्या होती है? जिसे हम एपिक कहते हैं। एपिक जिसे हम एपिक कहते हैं, या वो कविताएं जिसके अंदर हैरत अंगेज कारनामे के ऊपर लिखा जाता है। द इंडियन क्वीन, भारतीय रानी, इज द फर्स्ट हीरोइक ड्रामा रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन 1664। 1664 में जो ड्राइडन ने पहला हीरोइक ड्रामा लिखा था, नाम था उसका इंडियन क्वीन। इन द कोलैबोरेशन है ये, इन द कोलैबोरेशन ऑफ रॉबर्ट हॉवर्ड के साथ में इंडियन क्वीन हीरोइक ट्रेजेडी लिखी थी जॉन ड्राइडन ने। आगे देखिए, टिरेनिक लव कमबख्त इश्क तो कह सकते हैं। आतंक से भरा हुआ प्यार, आतंक से भरा हुआ प्यार क्या होता है? आतंक से भरा हुआ प्यार क्या होता है? ये किसका? तो प्यार की चीज है, लड़ाई झगड़े की थोड़ी चीज है। चुटिया पड़ा घुमाया उसको ऐसे ये प्यार करेंगे? कौन सा प्यार? कमबख्त करेंगे। कमबख्त क्या चीज होती है? कमबख्त लोग करते है ना, साडिज्म जिसे कहते हैं, SADIS एक टर्म हमने पढ़ा था। सेक्सुअल इंटरकोर्स रिजल्टिंग इन क्रूअल्टी। दामिनी के साथ क्या होता है? दामिनी के साथ में तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होता है, लेकिन वो रोड्स का इस्तेमाल करते हैं, सरियों का इस्तेमाल करते हैं एक लड़की के साथ। तो ये है तो मोहब्बत ही उसकी, लेकिन ये क्या, इसे हम ट्रेनिंग लव कह सकते हैं। लेकिन वो वाली मोहब्बत और ये ट्रेनिंग लव में थोड़ा सा फर्क है। ये मोहब्बत जो मैं ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वर्ग की बात कर रहा हूँ, ये सरियों के इस्तेमाल से या सिगरेट के इस्तेमाल से, जो सिगरेट से दाग दी जाती है लड़कियों को, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो साडिज्म कहलाता है। लेकिन ट्रेनिंग लव तड़पाने वाला प्यार, यानी उधर तड़प रहा है, उधर तड़प रहा है। आज की मैं एक खबर पढ़ रहा था, तो एक लड़के ने आई लव यू भेजा उसको, उसके व्हाट्सएप पे, इंतजार किया, उसने जवाब नहीं दिया, उसने फोन रखा है साइड में, फर्स्ट पे लिखा सॉरी, 8 मिनट में से उठ गया। SAC मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ, शायद इनकम टैक्स में था, उसका बेटा 17 साल का बच्चा, 17 साल का लड़का था। ये मैसेज भेजा उसने, जवाब उधर से आया नहीं, 8 महीने से। ट्रेनिंग लव है क्या?
मम्मी और पापा उसके नोएडा गए थे किसी काम से, लड़का अकेला था। 17 साल के लड़के को तुम आप अकेला छोड़ रहे हो। अभी चचे की बहन के साथ था, चचे की बहन के साथ नौजवान लड़का नौजवान लड़की। पहली बात तो कभी भी सगे भाई बहनों को नहीं छोड़ना चाहिए। इस उम्र में सगे भाई बहनों को भी एक साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सगे भाई बहनों के बीच की भी बहुत सारी घटनाएं आए दिन अखबारों में आती रहती। अभी मैं 2 दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो बहुत खतरनाक। हम हैं, हमारे बच्चे भी इतने बड़े होंगे तो हमें कितना कम से कम होना चाहिए। बेटी को तो कभी भी छोड़ना ही नहीं चाहिए माँ को अपने से अलग। जब वो टीनेज में जाए, टीनेज में बच्चे टीनेज में जाने से पहले पहुंच जाते हैं आजकल। 13 में नहीं जाएंगे वो टीनेज में, वो 10 इयर्स का बच्चा बहुत अब एडवांस हो रहे हैं। 10 साल तक बच्चे एंगेज हो जाते हैं। अब 10 साल तक, 10-12 साल बहुत बड़ी बात है। कोई बच्चा होता है तो सीधा सही रहेगा, वरना सोचना शुरू कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। बच्चे आगे सुसाइड कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी का बच्चों को संस्कार देने के लिए उनके साथ रहने की जरूरत है। उनके अंदर जो हार्मोनल चेंज हो रहा है उनको पढ़ने की जरूरत है, उन्हें उसको समझाने की जरूरत है कि ये छोटी छोटी चीजें के अगर चक्कर में आप लोग फंसे तो बहुत बड़ी जो तुम्हें चीजें मिलने वाली है उनसे वंचित रह जाओ। यहाँ इस उम्र में तो पूरा दिल की सुनता है, दिमाग की बात नहीं करता। तूफानी उम्र होती है। स्टैनले हॉल ने कहा भी है, adolescence is the age of storms and stresses। तूफान ही है। वो तूफान अगर चला गया व्हाट्सएप फेसबुक में, फिर तुम्हारे बस की नहीं है उन्हें हटाना। और वो तूफान अगर चला गया नीट की तैयारी में या IIT की तैयारी में, तो आप वहां से भी नहीं उसे हटा सकते। आप कहो भैया सो जा, बहुत रात हो गई। भैया कहाँ सो रहा पूरी रात? तो पढ़ाई कर रहा। तूफान की बात, उस तूफान को दिशा देने की जरूरत है। हमारे साइकोलॉजिस्ट बैठे ये पढ़ाते होंगे इन चीजों को। तो देखो बच्चे सभी के हैं। 17 साल का बच्चे को अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लड़की को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लड़के को भी नहीं छोड़ना चाहिए। घर के अंदर अकेला तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल खतरे से खाली नहीं। अकेले में मैन इज ए डेविल इन हिज प्राइवेसी। वो तो बच्चे हैं, मैं आदमी की बात कर रहा हूँ। आदमी खतरा शैतान बन जाता है अपनी प्राइवेसी में, क्यों? कोई देख थोड़ी रहा उसे। क्या कहोगे यार अच्छे खाले टीचर हो तो ऐसी बात कर रहे हो? खतरा नहीं है ना उसे? अकेलापन, खालीपन है, डर किस बात? क्यों शिवा गलत क्या ना? भाई ये पढ़ाई लिखाई हमारी जो जाती जिंदगी है उसमें तो जैसे आप लोग बैठे, आपकी बेटी की स्टाइल थोड़ी बड़ी हो रही है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। आप यहाँ बैठे हैं, बच्चों को ये पता कि 2 घंटे में 3 घंटे तक फ्री हैं हम, 3 घंटे तक हमारी मम्मी आने वाली नहीं। फीस जमा ना हो तुम्हारी तो हम दोबारा भी लगा लेंगे। अरे खाने के लिए आएगी तो पढ़ने के लिए आएगी। टाइम नहीं डाला तो पूछ लिया जाता, रात पूछ लेते हैं, सुबह पूछ लेते। लोगों के पेट में दर्द सा रहता है और टाइम पता नहीं रहता। जब तुम्हें ये पता चलेगा ना कि आज हमारा वायवा है, तो बिना टाइम के भी पूछोगे कई बार फोन करके कितने बजे सर आए, पहले आए, कब पता लेट हो जाए, क्योंकि वो अहमियत होगी। इसकी अहमियत ही नहीं है। तुम्हारे खाली होने का फायदा क्या होगा? लोग तुम्हारे जैसे बहू बैठी है, तुमसे पहले बैठी, कितना फोन करा मुझे 7 बजे 7:15 बजे। ये तो लगाती ना बेचारी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं।
हाँ तो मैं कह रहा था थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। भैया समझदार सब होते हैं, शैतान दिमाग में बैठते हैं, नहीं किसी रहता है तो सबसे ज्यादा सीधा अच्छा लगता है ना देखने में, वही खतरनाक निकलता है, वो सबसे ज्यादा सीधा लगता है देखने में, क्योंकि उसे पता रहता है कि यकीन न करना है उस पर। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब नजर रखने की जरूरत है, चाहे किसी भी तरीके से हम उसे उसको करें, सीधी बात है। और एक बार अगर निकल जाती ना इज्जत तो फिर आदमी पागल ही हो जाता है। tyrannic love, कमबख्त इश्क, ये कमबख्त किसकी है ये? Conquest of Grenada, Conquest of Grenada, ये क्या है? आगे औरंगजेब, टाइटल तो है इसका लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है। लिखवा दे इसका। इसमें औरंगजेब याद रखेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा याद रखेंगे, टायरेनिक लव याद रखेंगे, ये फेमस हीरोइक ट्रेजेडीज हैं ड्राइडन की, कैसे लिखे ना इसमें, इंपॉर्टेंट हीरोइक ट्रेजेडीज बाय ड्राइडन। That was criticized and mocked by the famous critic and burlesque writer. एक बड़े क्रिटिक हुए हैं और बर्लेस्क राइटर हुए हैं। बर्लेस्क एक सैटायरिक वर्क है, सैटायर के ऊपर मेरी वीडियो आज ही देख लेना। बर्लेस्क सैटायर एक क्वेश्चन संभव है इसी साल एग्जाम में आ जाएगा, बर्लेस्क सैटायर और किस किस टाइप की ये होती है, एमएच अब्राहम की ग्लॉसरी। हाँ हर इसलिए 5-6 हैं सारे के सारे, सब में सटायर ही होता है, किसी के ऊपर किसी की खिल्ली उड़ाना। तो ये आगे देख लेना ये वीडियो, एमएच अब्राहम ये पढ़ लेना, एमएच अब्राहम की ग्लॉसरी। बर्लेस्क होता है एक ड्रामा जिसके अंदर फार्सिकल ड्रामा, फार्सिकल ड्रामा ऐसा ड्रामा जिसके अंदर फार्स हो, और फार्स का मतलब होता है जिसकी कोई कहानी ना हो, बस खाली हंसी मजाक चलती हो, जैसे भागम भाग मूवी और ढोल मूवी, भागम भाग और ढोल, ये ऐसी मूवीज है जिन्हें हम फार्स कह सकते हैं। ये जो कहानी नहीं है, बस मजा ही आ रहा है। श्री आदि मानव, 3 लड़के हैं, एक का नाम श्री है, एक का नाम आदि है, एक का नाम मानव है। ऐसे डायलॉग बोलते हैं, बिल्कुल हंसी हंसी आते थे, मूर्खता से भरे हुए डायलॉग बोलते थे, हंसी आती रहती है। बर्लेस्क राइटर हुए हैं, नाम उनका बकिंघम। उन्होंने एक बर्लेस्क लिखा है, इनका नाम ये है उसका, है तो ये द रिहर्सल, ये वो रिहर्सल होता है जो मतलब करते हैं ड्रामे वगैरह का, द रिहर्सल, रिहर्सल वो ये रिहर्सल, रिहर्सल किसने लिखा है? बकिंघम ने लिखा है। क्या ये एक बर्लेस्क है, बर्लेस्क कह दीजिए एक फार्सिकल ड्रामा होता है। ड्राइडन का एक और वर्क है हमारा एस्ट्रिया रिडक्स, वीडियो मैंने जो डाली है कल, उसके अंदर आज जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर ये सबका पूरा ड्राइडन पूरा फिट है, पूरी कहानी है एस्ट्रिया रिडक्स क्या चीज है, वापस
चार्ल्स सेकंड की वापसी हो जाती है, तो फिर से ये बोलते हैं एस्ट्रिया का मतलब होता है स्टार, एस्ट्रिया या एस्ट्रो जहां में जो हो जाएगा वो है स्टार, और रिडक्स रिस्टोरेशन कम बैक। चार्ल्स द सेकंड का कमबैक होता, इसकी ये रॉयलिस्टिक पैनिजायरिक पोएम है। पैनिजायरिक आ जाती है, पैनिजायर का मतलब होता है गुणगान से भरी हुई कविता। PANEGYRIC पैनिजायरिक पोएम ऐसी कविता जिसके अंदर गुणगान हो किसी का, गुणगान। हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। एस्ट्रिया रिडक्स किसने लिखी? ड्राइडन ने लिखी। हीरोइक कपलेट में लिखी गई, किसके ऊपर लिखी? चार्ल्स सेकंड के ऊपर लिखी। ड्राइडन वेलकम द रिजाइन ऑफ चार्ल्स सेकंड। इसमें चार्ल्स सेकंड के शासनकाल को, कमबैक को वेलकम करता है एस्ट्रिया रिडक्स के रूप में। उसके बाद कौन आता? रिलीजियो लेसी। रिलीजियो मेडिसी ब्राउन की थी, रिलीजन ऑफ मेडिसिन था उसका मतलब। ये लेसी है रिलीजन ऑफ लेमैन। लेमैन मतलब आम आदमी, छोटा आदमी, छोटा आदमी का धर्म या भविष्य या फेथ विश्वास। धर्म में तो विश्वास होता है, ये बिलीव करना, किसी के ऊपर विश्वास कर लेना। फेथ किसी धर्म के हिसाब से किसी चीज के अंदर भरोसा विश्वास करना। ट्रस्ट किसी के ऊपर भरोसा करना। सुनो तीनों में फर्क है। तो रिलीजियो लेसी, रिलीजन ऑफ ए लेमैन, लेमैन मतलब आम आदमी, और फेथ मतलब रिलीजन। या तो लेमैन फेथ आ जाए या फिर रिलीजन ऑफ ए लेमैन आ जाए, दोनों इसका मतलब है। जितने भी टाइटल हमारे सब टाइटल वाले हैं वो जरूर याद करना था, क्योंकि वो पूछा जाता है ज्यादातर। ऐसे इन वर्स, ये ऐसे है वर्स में ड्राइडन ने लिखा है अबाउट ड्राइडन्स ओपिनियन ऑन रिलीजन एंड हिज एडहियरेंस। एडहियरेंस मतलब चिपके रहना, क्या? इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन का मतलब होता है रुझान होना या झुकाव होना। इंक्लाइनेशन रुझान होना या झुकाव होना। टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के चर्च की तरफ। एक आम आदमी का धर्म क्या है, इंग्लैंड के चर्च के बारे में क्या सोचता है, ये बातें रिलीजियो लेसी के अंदर ड्राइडन ने लिखी है। आगे वर्क आता है ड्राइडन का हिंद एंड द पैंथर। ये जो हिंद है ये हाइंड है, हाइंड। और हिंद यहाँ हिंदुस्तान से लगता है, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंद स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान या डियर। बड़ा अजीब सा लगेगा। हिंदुस्तान से हिंद का कोई मतलब नहीं है, हिंद नहीं है, हाइंड है। हाइंड का मतलब होता है जो वो स्टैग होता है, स्टैग 12 सींगा। हिंद एंड पैंथर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरी वीडियो है मेरी, आप जरूर देखना उधर। ये दो चर्च आपस में इशारा है, दो चर्चों पर, एंग्लिकन चर्च और कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक चर्च है उस पर। इट इज एन एलिगोरिकल पोएम इन हीरोइक कपलेट। ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई एलिगोरिकल पोएम में। अगर याद ना रहे तो ड्राइडन की कोई या ड्राइडन की एज की कोई वर्क आ जाए कि कौन से स्टैंड ऑफ फॉर्म है इसका, तो अगर ध्यान न रहे, तुक्का लगाना हो तो हीरोइक कपलेट में लगा देना। और ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि कौन सी एज में किस प्रकार की का लिटरेचर लिखा गया, तुक्का अगर लगाना पड़े तो उसी हिसाब से चलेगा। किस प्रकार के सोच के लोग रहते थे, तुक्का अगर लगाना पड़े तो उसी हिसाब से सोचना। जिसने अच्छी पढ़ाई करी है तुक्का भी ढंग से कोई लगा सकता है, सही ना? तुक्का लगाने में जल्दबाजी मत करना, लेकिन लास्ट में लगना। तुमने टेस्ट के बारे में ध्यान नहीं दिलाया। देखो कैसे चला के दिखेगा, मुझे लगा दिया इसे पढ़ाई में। अब तो टाइम नहीं है।
चलो अभी ले लेंगे टेस्ट। मैं प्रिंट तो निकालना खाली। Written just after the conversion of Dryden to Catholicism in conversion. Sorry, conversion. इसकी वीडियो आप जरूर देख लेना। ड्राइडन पे जो खेल खेलता है ना, ड्राइडन कभी इंग्लिश चर्च की तरफ चला जाता है, कभी कैथोलिक की तरफ चला जाता है। जो भी राजा होता है उसके हिसाब से, जो भी राजा जिसकी चर्च को मान रहा है उसी के हिसाब से गुणगान करना शुरू करता है। बेटा इससे तो बढ़िया बात है नहीं, पूरा इसरत अली है। ड्राइडन को आप इसरत अली कैन बी पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ ड्राइडन थ्योरी। आप उसे ड्राइडन कह सकते हैं। देखिए कन्वर्जन ऑफ ड्राइडन टू कैथोलिसिज्म इन 1685। 1685 में ड्राइडन कन्वर्ट हो जाता है, कैथोलिसिज्म कैथोलिक धर्म अपना लेता है। और जैसे वो धर्म अपनाता है वैसे ही वो उसकी तारीफ करनी शुरू कर देता है। इंटरनेट का जमाना था नहीं तो पुरानी वीडियोस को लगा के एक जगह और हाथों हाथ ही दिखा जाता कि देखो 2 साल पहले ये करा था, क्या था इन्होंने, आज देखो ये कह रहे हैं, है ना। हमारी सरकार आई तो 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में भेज दी। तो मित्रों, हमारी सरकार अगर आई तो शिक्षक मित्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। आज देखी मैंने वीडियो, एक शिक्षक मित्र ने सुसाइड कर लिया, नोट लिख रखा कि मैं आर्थिक तंगी से बहुत जूझ रहा हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी और मोदी जी की दोहरी नीतियों से बहुत दुखी, मर जाता, शिक्षा मित्र मर जाता। तो और उसके ऊपर उसने अखबार की कटिंग लगा रखी है, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय नहीं होगा यदि हमारी सरकार आएगी। तो ड्राइडन कुछ लोग ऐसे ऐसी एज में पैदा हो जाते हैं ना जो बहुत ही उनके लिए एकदम मुफीद रहती है ना। मुफीद मतलब फायदेमंद। कभी मैंने आपको गाना नहीं सुना तो आज बहुत मन मेरा बहुत दुखी है आपको बात तो ये है कि सभी की इतनी अच्छी आवाज तो नहीं। मैच कॉपीरा हुआ 1685 इंपोर्टेंट डेट है। जितने भी राइटर्स ने कन्वर्ट किया है अपना धर्म, उसकी ये जरूर याद कर लेना किस सन ने किया। जितने ने भी किया, जैसे शैली उसने कीट्स ने किया, याद करना, कमला दास ने किया, याद करना। ये घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट कहलाती हैं। इट इज ए फ्रेमवर्क ऑफ बीस्ट फेबल, याद रखेंगे। ये फ्रेमवर्क है बीस्ट फेबल का। बीस्ट फेबल जानवरों से भरी हुई कहानियां। बीस्ट फेबल में रचनाएं होती हैं जिनके अंदर पशु और पक्षी कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इशारा कहीं दूसरी तरफ जाता है। हाइंड एंड पैंथर, बारहसिंगा और शेर। पैंथर तो शेर का ही बिरादरी का ही होता है, नहीं तेंदुआ तो नहीं होता। तेंदुआ बिरादरी एक ही है, सबकी बिल्ली की नस्ल में है सब। ये पैंथर ही होता है। तो एक हिरन है और एक पैंथर है। एक एंग्लिकन चर्च है और एक कैथोलिक चर्च है। इशारा है उस तरफ, लेकिन कहानी है जानवरों की। जितने भी हमारी प्रतीकात्मक कहानियां होती हैं उन्हें हम एलिगोरिकल वर्क्स कहते हैं। बीस्ट फेबल ऐसी कहानी जिसके अंदर वो फेबल तो वो होता है जिसके अंदर पशु पक्षी कहानी होती है, फेबल्स होती है ना, और वो झूठी मूठी होती है, पीछे उसके कुछ मैसेज भी होता है, उन्हें हम फेबल कहते हैं। फेबल्स
पिछली बार पूछा था पैरेबल। पैरेबल भी कहानी होती है जिसके अंदर मॉरल होता है। अब ये है बीस्ट, ये जानवरों की कहानियां ऐसी है जिसके अंदर मॉरल कुछ आइडिया बिहाइंड द पोएम भी है और जानवरों की है इसलिए बीस्ट है, सही ना। साथ ही साथ ये सिंबॉलिकल भी है तो एलिगोरिकल भी होगी, सही ना। क्या रखेंगे इसका? द रोमन कैथोलिक रिप्रेजेंट द हाइंड्स, ये एक क्वेश्चन है। रोमन कैथोलिक चर्च को इसमें जो हाइंड है, HIND हाइंड, इसका मतलब है रोमन कैथोलिक चर्च, जबकि एंग्लिकन चर्च को रिप्रेजेंट करता है हमारा पैंथर। इसको ऐसे कर देना PHER पैंथर। और पैंथर्स आए हैं एंग्लिकन चर्च के लिए। द प्रेस्बिटेरियंस, जो प्रेस्बिटेरियन है, प्रेस्बिटेरियंस वे लोग जो धर्म से संबंधित नहीं, पादरी, पादरियों को सपोर्ट करने वाले लोग को प्रेस्बिटेरियन कहते हैं। जिस गवर्नमेंट के अंदर इन पादरियों को सपोर्ट करने वाले पादरियों की वो होती है, गवर्नमेंट होती है, उसको प्रेस्बिटेरियनिज्म या प्रेस्बिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। प्रेस्बिटेरियन का मतलब हो जाता है धार्मिक लोग। प्रेस्बिटेरियन कहाँ है? वॉल्स को, इसमें जो भेड़िए हैं वो है प्रेस्बिटेरियन। इंडिपेंडेंट से जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो किसी भी उसमें नहीं है, किसी के भी साथ नहीं है, वे बियर्स हैं, भालू। फ्री थिंकर्स, जो मुक्त रूप से सोचने वाले हैं, उनको एप्स कहा गया। लंगूर या चिंपैंजी टाइप के होते हैं। ऐप के बोलने के बाद क्या कहते हैं? जिबर। कल याद करके आना ये आवाजें, ST बक्सी से आवाजें, वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स, ST बक्सी से कल याद करके आना। सुनूंगा मैं आपसे जरूर सुनूंगा, ठीक है, और आपसे भी। ठीक है ना। अब देखो आया है वो जिसका आपको इंतजार था, याद है नहीं? ऑल फॉर लव, तो आई कहता ना मैं। ऑल फॉर लव, सब चीज मोहब्बत के लिए कुर्बान। इसका मतलब दूसरा, इसका टाइटल दूसरा है और, यहाँ और भी है। द वर्ल्ड वेल, वेल है ये, वेल लॉस्ट, विल नहीं है, वेल, WELL वेल। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, वेल है ये, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। दुनिया बहुत अच्छी तरह से खोई, दुनिया बहुत अच्छी तरह से खोई। क्यों खोई? प्रेमी की बाहों में दम तोड़ा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? वर्ल्ड वेल लॉस्ट, इससे बढ़िया तरीके से दुनिया से मैं नहीं जा सकता था या जा सकती थी, सही है ना। ऑल फॉर लव, हर चीज मोहब्बत के लिए कुर्बान। पहली पत्नी भी, दूसरी पत्नी भी, सारा राजपाट, सब कुछ कुर्बान, सही है ना। अस्सलाम वालेकुम। पार्टी है हमारी, पार्टी कितने बजे? अभी तो दूल्हा ही नहीं आया, अभी दूल्हा ही नहीं आया। नीचे कौन बता है? पार्टी हमारी शुरू हो रही है आधे घंटे में। इंशाल्लाह आ गए आप? अच्छा ठीक है, ठीक, आधे घंटे में आओ।
अच्छा 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 अरे अरे अच्छा अरे हाँ हाँ करेंगे उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे हाँ समझ गए चलो मिलते हैं हाँ मैं बता रहा था ठीक ठीक है ठीक है 10-20 हो गए यही तक रखें इसे क्या और थोड़ा लव बाद में देख लेंगे हाँ? क्या कहते हो